हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं और आज का जो लेक्चर है वो आईटी मेंस और आईटी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, टॉपिक क्या है जो आज पढ़ेंगे, जो इतना इंपॉर्टेंट है कि आईटी मेंस के हर एक पेपर में देता है। आप अगर देखो तो मेंस के हर एक पेपर में इसका क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो वो टॉपिक है क्या? तो वो टॉपिक है बहुत ही आसान और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत ही इजी होता है। और वो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बच्चों, हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, उसके सॉल्यूशन को निकालेंगे। ठीक है, ये कोई नया चीज नहीं है कि लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं जो आपने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन यहां एक अलग मेथड का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और वो है यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज करके लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो एक्चुअली मैं सबसे पहले आपको ये समझा देना चाहता हूं कि जो इक्वेशन होता है वो 2 टाइप में होता है, एक होमोजीनियस और दूसरा नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन वैसे इक्वेशन को कहते हैं जिसमें हर एक टर्म का डिग्री एक समान होता है, मतलब हर एक टर्म का डिग्री इक्वल रहेगा। तो होमोजीनियस इक्वेशन, ईच टर्म हैज सेम डिग्री, ईच टर्म हैज सेम डिग्री। जैसे यहां पर जो लीनियर इक्वेशन का मैं एग्जांपल लिया हूं, ये होमोजेनियस इक्वेशन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लीनियर ही होगा। मतलब कोई भी इक्वेशन जिसके हर एक टर्म का डिग्री एक समान है उसको होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो यहां पर लीनियर इक्वेशन आप देख सकते हो, इस टर्म का डिग्री 1, इसका भी डिग्री 1। डिग्री क्या होता है? वेरिएबल का पावर। तो यहां भी x का पावर 1 है, यहां भी y का पावर 1 है, यहां भी z का पावर 1 है। तो ये होमोजीनियस हो गया क्योंकि हर एक टर्म का डिग्री इक्वल है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 वगैरह जो आप देख रहे हो, दैट इज कांस्टेंट, वो कोई कांस्टेंट है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन वैसे इक्वेशन को बोलेंगे जिसमें हर एक टर्म का डिग्री एक समान नहीं होगा। मतलब ईच टर्म हैज नॉट सेम डिग्री। तो वैसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब जब हम लोग सॉल्व करते हैं कोई भी इक्वेशन को, जैसे यहां 3 वेरिएबल्स है x y z, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए अपने को 3 इक्वेशंस का जरूरत है। कितने इक्वेशंस? 3 इक्वेशंस। तो बच्चों 3 इक्वेशंस का जरूरत है और इसको सॉल्व करेंगे तो x और y z का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये जो इक्वेशंस हैं, ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं, ये जो इक्वेशन है एक्चुअली ये इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ax + by = c, जो 10th क्लास में पढ़ा था, ये इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली उसी प्रकार से ये जो इक्वेशन है ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। किसको रिप्रेजेंट करता है? इक्वेशन ऑफ प्लेन। आप 12th क्लास के 3D चैप्टर में पढ़ोगे कि ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो बात कर रहे हैं बच्चों कि ये जो x y z का जो वैल्यू आएगा, जो सॉल्व करके आएगा, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना है कि सॉल्यूशन कैसा कैसा होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली बच्चों की ये जो इक्वेशंस है ना, इसके सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सॉल्यूशन एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एक टर्म है, जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके सॉल्यूशन से रिलेटेड, इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चीज है कंसिस्टेंट। तो बच्चों इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कंसिस्टेंट बोला जाएगा अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम क्या होगा? सिस्टम ऑफ इक्वेशन
जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा बच्चों, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होगा। इसी का उल्टा है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या इसकी बात कर लो या इसकी बात कर लो, ये दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं निकलता है, तो फिर इक्वेशन क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया, नो सॉल्यूशन, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चों? इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है। अब एक टर्म है थर्ड, ट्रिवियल सॉल्यूशन। बच्चों जितना भी वेरिएबल है इक्वेशंस का, उसका जो वैल्यू आता है, उसका जो आंसर आता है, अगर सभी का आंसर जीरो आ गया, जैसे एक्स भी जीरो आ गया, वाई भी जीरो आ गया और जेड भी जीरो आ गया, तो वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होगा? ऑल वेरिएबल्स, जितना भी वेरिएबल्स है, अननोन वेरिएबल्स जो निकालना है, वो सभी क्या हो जाएंगे? अगर जीरो हो गया, दैट इज, अगर इस सिस्टम की बात करें, ये सिस्टम की बात करें इन दोनों का, तो अगर x का भी वैल्यू जीरो, y का भी वैल्यू जीरो और z का भी वैल्यू जीरो आ जाए, तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा? इसके सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बस उसी का उल्टा, कि सारे वेरिएबल्स का वैल्यू जीरो नहीं होगा, सारे वेरिएबल्स जीरो नहीं होंगे, तो क्या होगा बच्चों? ऑल वेरिएबल्स आर नॉट जीरो, सारे वेरिएबल जीरो नहीं होंगे, तब उसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे हम लोग। अगर सारे वेरिएबल्स के वैल्यू जीरो नहीं होंगे तो उसको हम लोग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे, और अगर सारे वेरिएबल्स के वैल्यू अगर जीरो होंगे तो क्या होगा? उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, एक ही आंसर आए, मतलब सिंगल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है बच्चों इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? मोर देन वन सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, मोर देन वन सॉल्यूशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो यहां पर यूज होने वाला है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता दिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बाद अब हम लोग सबसे पहले नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट। क्या यूज करके? डिटर्मिनेंट का यूज करके। ठीक है बच्चों, तो इसको अभी साफ कर देता हूं होमोजेनियस को। चलो बच्चों देखो क्या चीज है। यहां जो पढ़ने वाले जो मेथड, उसका नाम है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रैमर्स रूल को, इसको सीखते हैं। क्रैमर्स रूल मतलब ऐसा जो आइडिया दिया था ना, वो क्रैमर से ही नहीं दिया था। तो क्रैमर साहब ने क्या बोला था कि आप एक डिटर्मिनेंट लिखो। उसने एक डिटर्मिनेंट लिखा जिसके एलिमेंट कौन सा लिया? एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट a1 b1 c1 है, तो इसको फर्स्ट रो में लिखा। सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट को सेकेंड रो में लिखा, और थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट को इसने थर्ड रो में लिखा, है ना। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि तीनों इक्वेशन के x के कोफिशिएंट कॉलम 1 में आ गया, y के कोफिशिएंट कॉलम 2 में आ गया, और z का कोफिशिएंट कॉलम 3 में आ गया। फिर डेल्टा x लिखा, और डेल्टा x क्या लिखा कि ये जो x का कोफिशिएंट है फर्स्ट कॉलम में, इसको रिप्लेस कर दिया इस कांस्टेंट से, मतलब d1 d2 d3 से। कॉलम फर्स्ट को रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट d1 d2 d3 से, और बाकी को एज इट इज रहने दिया, तो a dx बन गया। सिमिलरली dy कैसे आएगा? सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर दिया जाएगा कांस्टेंट से। अगर सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट से, तो वो dy बन गया। ठीक है, आप देख रहे हो, समझ रहे हो बात को, क्या कर रहा हूं? सेकेंड कॉलम को रिप्लेस किया कांस्टेंट से, तो वो dy। इसी तरह से dz, थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से। थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है कांस्टेंट से, किस केस में? dz के केस में। देखो यहां थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर रहा हूं, थर्ड कॉलम में d1 d2 d3 आ गया।
तो क्रैमर्स ने ये डिटर्मिनेंट लिखा। अब बात आती है कि इस डिटर्मिनेंट से हम लोग एक्स और वाई और जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब उसने कैसे निकाला। तो क्या करा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो डेल्टा एक्स को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। डेल्टा एक्स में d1 d2 d3 के जगह पर d1 d2 d3 के जगह पर हम लोग इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला देखो, d1 के जगह पे इसको लिख सकते हैं, d2 के जगह पे इसको लिख सकते हैं और d3 के जगह पे इसको लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं, d1 के जगह पे a1x प्लस b1y प्लस c1z, d2 के जगह पे a2x प्लस b2y प्लस c2z, ठीक है। d3 के जगह पे बच्चों a3x b3y प्लस c3z। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। अब बाकी को ऐसे कॉपी कर लो, b1 b2 b3 कर लिया, c1 c2 c3 लिखो भाई, ऐसा लिखेंगे। अब जब ऐसा डिटरमिनेंट आया तो हम लोग को डिटरमिनेंट इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट का। जो बच्चे ये देख रहे हो पहली बार ये लेक्चर, तो आप प्रॉपर्टीज ये लेक्चर नंबर 4 देख लेना डिटरमिनेंट का, उसमें इसका प्रॉपर्टी है। तो यहां पर देखो फर्स्ट कॉलम जो है एज ए सम ऑफ 3 डिटरमिनेंट है, तो इस डिटरमिनेंट को लिखा जा सकता है एज ए सम ऑफ 3 डिटरमिनेंट। और आप लोग जानते हो कि कैसे लिखते हैं। मैं बोला जो बच्चे इसको अचानक से देख रहे हैं वो थोड़ा प्रॉपर्टी को जाके पढ़ लें। तो इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट कॉलम में आएगा a1x a2x a3x, बाकी कॉलम एज इट इज रहेगा, वही कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इसके फर्स्ट कॉलम में आएगा इसका सेकेंड टर्म b1y b2y b3y। कैसे आएगा, अगर ये एक्सप्लेनेशन देखना है तो लेक्चर नंबर 4 देखो आप। फिर b1 b2 b3 c1 c2 c3, इसी तरह से यहां आ जाएगा c1y c2y c3y, b1 b2 सेकेंड कॉलम b3 थर्ड कॉलम c1 c2 c3। अब अगर प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ रखा है तो यहां से देखो कि ये डिटरमिनेंट का फर्स्ट और सेकंड कॉलम प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी तरह से इसका फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम प्रोपोर्शनल है, तो इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। केवल इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। तो अब देखो कि यहां से फर्स्ट कॉलम से क्या बाहर आ रहा है, फर्स्ट कॉलम से x कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि x ये सभी टर्म में मल्टीप्लाई है। तो इधर जो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया, यहां से हम लोग x कॉमन लेते हैं। तो बच्चों डेल्टा x इक्वल टू x कॉमन लेने के बाद अगर x हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो फर्स्ट कॉलम में बचेगा a1 a2 a3, फिर सेकंड कॉलम एज इट इज रह जाएगा b1 b2 b3, थर्ड कॉलम c1 c2 c3, इस तरह से होगा। कोई दिक्कत। अब यहां से देखो बच्चों कि ये डेल्टा x इक्वल टू एक्स इंटू ये डिटरमिनेंट क्या आ गया। ये डिटरमिनेंट अगर देखो तो वो फिर से घूम करके वही आ गया डेल्टा। तो डेल्टा x इक्वल टू क्या रिजल्ट निकला बच्चों, x इंटू डेल्टा। यहां से हम लोग को एक रिजल्ट मिला डेल्टा x इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा। तो यहां से हम x फाइंड आउट कर सकते हैं डेल्टा x बाय डेल्टा करके, ठीक है। तो इस तरह से x निकल गया। तो सिमिलरली अगर अपन सॉल्व करें किसको, डेल y को, इसी तरह से d1 d2 d3 के जगह ये रखें और सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई करें तो अपने को क्या मिल जाएगा, डेल्टा y बराबर मिलेगा बच्चों y इंटू डेल्टा। इसी तरह से अगर इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा z बराबर मिलेगा z इंटू डेल्टा। बोलो मिलेगा कि नहीं। देखो आप, बस आपको कुछ नहीं करना है, d1 d2 d3 को रिप्लेस कर देना है इधर, यहां से d1 d2 d3 को रिप्लेस करना है यहां से, फिर आगे प्रॉपर्टीज लगाना है, सॉल्व करना है, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां से y का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं डेल y बाय डेल्टा, फिर यहां से z का वैल्यू डेल z बाय डेल्टा। तो बच्चों इस तरह से x y z निकल गया। तो अगर हम लोग को डिटरमिनेंट मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो आपको 4 डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा, डेल्टा, डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z। वो आपको मैं सिखा दिया कि कैसे लिखना है और ये इन चारों को सॉल्व करके फाइंड करना है। फिर बहुत ही सिंपल फार्मूला लगाना है x y z निकालने के लिए। x बराबर डेल्टा x बाय डेल्टा, y बराबर डेल्टा y बाय डेल्टा और z बराबर डेल्टा z बाय डेल्टा।
अब बच्चों एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये डेल्टा का वैल्यू अगर कभी जीरो आ गया तो क्या होगा, क्योंकि यहां डेल्टा तो डिनोमिनेटर में चला जा रहा है, तो अगर जीरो हो गया तो डिफाइन नहीं होगा एक्स। हाँ, तो यही सब चीज डिस्कस हम करते हैं। अब आगे हम लोग ये सब चीज डिस्कस करते हैं कि डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड वगैरह का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है या जीरो नहीं होता है तो किस टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं, कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, सॉल्यूशन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात अगर सॉल्व करना है तो मैं आपको बता चुका कि डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड फाइंड आउट करो और इस फॉर्मूला का यूज करो। अब हम लोग देखते हैं कि जो सॉल्यूशन आता है वो किस टाइप का सॉल्यूशन आता है या सॉल्यूशन या नहीं आता है। डायरेक्ट हम कैसे चेक करेंगे, है ना, डायरेक्ट कैसे चेक कर सकते हैं कि सॉल्यूशन किस टाइप का आएगा, यूनिक आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा या ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा या नॉन ट्रिवियल आएगा, सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। चलो ये सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा करें, मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, आप कॉपी में नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अगर नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को बैक कर लो और फिर से नोट कर लो, उसके बाद ही आगे बढ़ो बच्चों। नोट करना साथ साथ में बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों देखो, हम बात कर लेते हैं यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन का, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। बच्चों हाँ, यही से क्वेश्चन आईआईटी में देता है, आईआईटी में क्वेश्चन यहीं से देता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास क्या आया था, डेल्टा एक्स, फिर से मैं लिख दूं एक्स इंटू डेल्टा आया। डेल्टा वाई बराबर क्या आया बच्चों, वाई इंटू डेल्टा, और डेल्टा जेड इक्वल टू क्या आया था, जेड इंटू डेल्टा। ये रिजल्ट हम लोग को मिल चुका है, यहां से मिला हुआ है। बस बच्चों इसी का यूज करना है। तो डेल्टा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या तो जीरो होगा या तो नॉन जीरो होगा। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं जब डेल्टा का वैल्यू जीरो हो जाता है। अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो हो जाता है तब क्या होता है, और डेल्टा का वैल्यू जीरो नहीं होता है तब क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। तो यहां मैं दो केस ले रहा हूं। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। बच्चों जब डेल्टा का वैल्यू जीरो नहीं होगा तब क्या होगा। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, अगर डेल्टा जीरो नहीं हुआ तो यहां पर भी दो केस अराइज होता है। क्या क्या हो सकता है, मतलब डेल्टा जीरो नहीं कहोगे, दो केस कैसे बनाया सर, अरे भाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड कैसा होगा उस पर बात करना है। तो पहला बात कर रहे हैं कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सभी जीरो के बराबर आ जाए, और दूसरे में एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब दो केस यहां डिस्कस करेंगे। इसमें भी एक डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड जीरो हो जाए और डेल्टा जीरो नहीं हो, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इज जीरो। ये हम लोग दो केस डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों आप देखो कि अगर डेल्टा जीरो नहीं हुआ और ये सभी जीरो हो जा रहा है तो सिचुएशन क्या होगा। चलो देखते हैं एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा। इस टाइम में क्या हो रहा है कि डेल्टा जीरो के बराबर नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, लेकिन ये जीरो है, डेल्टा एक्स जीरो है। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए लेफ्ट साइड में जीरो है लेकिन राइट साइड तो डेल्टा जीरो नहीं है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए एक्स के वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो यहां से बच्चों x क्या होगा, जीरो। इसी तरह से y भी क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा। मतलब x बराबर, y बराबर, z बराबर, सब क्या आ गया, जीरो आ गया। और अगर सारे वेरिएबल्स का आंसर जीरो आ गया बच्चों, सारे वेरिएबल्स का आंसर जीरो आ गया, तो आपको मैं क्या बताया था कि ऐसे सॉल्यूशन को किस नाम से जानते हैं बच्चों, ट्रिवियल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और सॉल्यूशन कितना है, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है, एक, तो ये एक तरह से ये क्या हुआ बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे एक एग्जिस्ट करे या एक से ज्यादा करे, तो वैसे सिस्टम को, जो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिया था, तो वैसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट। वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कैसा है, कंसिस्टेंट है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब दूसरा आता है कि अगर इनमें से कोई एक जीरो नहीं हो तब क्या होगा। चलो मान लेते हैं कि डेल्टा एक्स जीरो नहीं है,
तो इक्वेशन अगर लिखें डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा, बताओ ये डेल्टा तो पहले ही जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, मान लिया पहले जीरो नहीं है, तो x का वैल्यू यहां कुछ आएगा। क्या आएगा x का वैल्यू? डेल्टा x बाय डेल्टा कुछ आएगा। तो यहां मान लो x डेल्टा x को जीरो नहीं लिया तो उस केस में x भी जीरो नहीं हुआ, कोई फाइनाइट वैल्यू दिया। अगर डेल्टा y जीरो ले लिए, एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक, ठीक है। सारे अगर जीरो नहीं हुआ तो अच्छी बात है। अगर मान लो डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z कोई भी जीरो नहीं हुआ तो x y z तीनों निकल जाएगा और वो नॉन जीरो वैल्यू होगा। अगर डेल्टा y जीरो हो गया तो y जीरो निकल जाएगा। तो यहां पर कहने का मतलब सारे वेरिएबल जीरो नहीं होंगे। अगर सारे वेरिएबल्स जीरो नहीं होगा तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन तो एक ही आएगा बच्चों, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट होगा सिस्टम अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये बात हुआ। तो यहां से क्या पता चला, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, ठीक है। आपको ट्रिवियल बात बस इतनी ध्यान रखनी है ट्रिवियल के बारे में कि अगर एक्स वाई जेड सभी जीरो आ जाते हैं तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। तो बच्चों डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कैसा सॉल्यूशन आता है? यूनिक सॉल्यूशन आता है। सबसे कॉमन बात जो दोनों में था। अब बच्चों हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं। कौन सा केस? जब डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो जाएगा, जब डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो जाएगा बच्चों, तब क्या क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। केस सेकेंड, व्हेन डिटर्मिनेंट बच्चों व्हेन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, जब डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो जाएगा तब कैसा सिचुएशन होगा, इसको देखो बच्चों। जब डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाए? जीरो को इक्वल आ जाए तो सिचुएशन क्या होगा? तो यहां भी दो केस अराइज होगा बच्चों। कितने केस अराइज होने वाले हैं? 2 केसेज, ठीक है, 2 केस अराइज होगा। अगेन वही सेम चीज, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड सभी जीरो हो जाए, या तो एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब बात आती है यहां पर, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। चलो मान लेते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा वाला इक्वेशन, इसको लिया। यहां पर हम लोग मान लिए कि डेल्टा एक्स जो है जीरो के बराबर नहीं है, तो इधर जीरो नहीं होगा एलएचएस में एक्स, लेकिन डेल्टा क्या है? जीरो। अब एक बात बताओ बच्चों, आरएचएस में वो तो हमेशा ही जीरो होगा, लेकिन एलएचएस कभी जीरो नहीं हो पा रहा है, तो ये इक्वेशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। और अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो एक्स का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसी तरह से y, अगर कोई एक भी वैल्यू नहीं आया, चाहे x का भी वैल्यू नहीं आया, चाहे y का ही वैल्यू नहीं आया, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस केस में क्या हुआ बच्चों? नो सॉल्यूशन। और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया तो सिस्टम को क्या बोला जाएगा? सिस्टम को क्या बोला जाएगा? इनकंसिस्टेंट। कैसा सिस्टम होगा? इनकंसिस्टेंट। ओके, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका देखो बच्चों, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहां पर बच्चों 2 केस अराइज हो जाता है, इसका भी 2 केस। एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और दूसरा नो सॉल्यूशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाला है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों होता क्या है कि जब डेल्टा भी जीरो हो गया, डेल्टा एक्स भी जीरो हो गया, डेल्टा वाई भी जीरो हो गया, डेल्टा जेड भी जीरो हो गया, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन? मतलब डेल्टा एक्स सभी डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो गया, तो लास्ट में आप क्या लिखोगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, अगर दोनों ऑप्शन में है। तो अब मैं समझा रहा हूं बच्चों, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिया था a1x, b1y, c1z इक्वल टू d1, एक्चुअली ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लेन को।
तो यहां 3 इक्वेशन लिया था, इसका मतलब 3 प्लेन्स थे। और अगर 3 प्लेन्स है, उसमें से अगर कोई 2 प्लेन पैरेलल हो जाए, आप सोचो अगर कोई 2 प्लेन पैरेलल हो जाए, इस तरह से कोई 2 प्लेन इस तरह से पैरेलल हो गया, इस तरह से पैरेलल हो गया कोई 2 प्लेन, तो कभी ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा बच्चों? नो सॉल्यूशन। और ये सभी देखो डिटरमिनेंट सभी जीरो होता है। कब कब डिटरमिनेंट जीरो होता है? जब कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। और अगर 2 रो आइडेंटिकल हो गया, इसका मतलब 2 प्लेन पैरेलल होगा, या तो दोनों प्लेन एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा। ये भी पैरेलल का ही केस है, कोइंसाइड करना। तो उसी केस में तो ये जीरो होता है। और अगर 2 प्लेन देखो कोइंसाइड कर गया, अगर सभी आइडेंटिकल एक ही प्लेन हो गया, तब तो सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट आएगा। लेकिन अगर कोई 2 प्लेन पैरेलल हो गया, आप सोचो ना, 2 प्लेन पैरेलल हो गया तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर इस पे आ गया, दोनों तीनों एक ही साथ आ गया इस तरह से, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। या तो ऐसे भी देख सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एक और मतलब कि 3D डायग्राम लोग देखें तो देखो ये 3 प्लेन है। आप ये 3 प्लेन को देखो, ये तीनों प्लेन ये जो स्टेपल किया हुआ बाइंडिंग है उससे पास कर रहा है। मतलब इस टाइम में प्लेन का जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, एक लाइन है, ये चीज एक लाइन है। आप देख सकते हो 3 प्लेन एक ही बाइंडिंग से पास कर रहा है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और कितना एग्जिस्ट कर रहा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तभी ना इनफाइनाइट पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तीनों प्लेन, तभी ना जो प्लेन का इंटरसेक्शन हुआ वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। तो यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन अगर मान लो 2 प्लेन पैरेलल हो गया, कम से कम 2 प्लेन, तीनों पैरेलल हो सकता है, दोनों 2 प्लेन पैरेलल हो गया इस तरह से, जो अभी आपको मैंने दिखाया था, तो इस टाइम में नो सॉल्यूशन आएगा। तो बच्चों हम यहाँ क्या लिखते हैं कि नो सॉल्यूशन कब आएगा? एटलीस्ट 2 प्लेन्स आर पैरेलल। अगर कोई 2 प्लेन पैरेलल हो गया, तो जब डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये सभी का वैल्यू जीरो आ जाए, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई किन्हीं में जो गिवन प्लेन्स है, जो गिवन इक्वेशन है, वो कोई 2 पैरेलल तो नहीं है। अगर पैरेलल हुआ तो नो सॉल्यूशन, और पैरेलल नहीं हुआ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मैं बताऊंगा कि पैरेलल कैसे चेक किया जाता है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ बच्चों, तो सिस्टम को तो कंसिस्टेंट बोलेंगे ही। कंसिस्टेंट कब बोलते हैं? जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और इस टाइम में सिस्टम को क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। ये चीज। तो यहां पर एक बात आ गई पैरेलल और नॉन पैरेलल की, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे चेक करोगे कि प्लेन जो है पैरेलल है या नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप नोट कर लेना। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो जब डेल्टा 0 होता है तो 3 कंडीशन आ जाता है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? जब सभी 0 हो जाए तो ये डिसाइड करना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। मैं प्लेन को पैरेलल कैसे डिसाइड करते हैं इसको मैं बताता हूं। तो सबसे पहले मैं लाइन की बात कर लेता हूं, जो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। ये बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे आप लोग 10th क्लास में ये 2 लाइन लिया था, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइंस को। सबसे पहले चीज कि दोनों लाइंस क्या होगा? लाइंस आर पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल। कब पैरेलल होता था लाइंस? जब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, है ना। a1 by a2 इज इक्वल टू क्या? b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू क्या आता था? c1 by c2। यहीं पर मैं बच्चों प्लेन्स ले रहा हूं, जैसे 2 प्लेन मैं कंसिडर कर ले रहा हूं। c2z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। ये क्या है? किसका इक्वेशन है? प्लेन का, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे लाइंस आर पैरेलल कब हुआ? जब a1 by a2 इक्वल टू क्या आ गया? b1 by b2, लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं है। तो इसी तरह से बच्चों प्लेन्स आर पैरेलल। अब कंपेयर करना, ये पैरेलल है कि कैसे, देखो क्या आएगा। तो बच्चों 2 प्लेन पैरेलल कब होगा? जब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 आ जाए। मतलब सभी का कोफिशिएंट का रेशियो बराबर हो जाए, लेकिन d1 by d2 के बराबर नहीं हो। तो बच्चों इसी से चेक करेंगे, इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे कि 2 प्लेन्स पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। 2 प्लेन्स पैरेलल है या नहीं है, इसी तरह चेक करेंगे। ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा कहां पर? 3D में।
ठीक है, जब प्लेन हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा चीज बच्चों पढ़ा था कि लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस कब कोइंसिडेंट होता है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन कब लाई करता है, जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 ये चीज आ जाए तो लाइंस कोइंसिडेंट होता है। और इसी केस में क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। कैसा सॉल्यूशन आता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। इसी तरह बच्चों प्लेन्स आर कोइंसिडेंट। प्लेन्स आर कोइंसिडेंट। प्लेन कोइंसिडेंट कहने का मतलब सभी प्लेन एक के ऊपर एक, मतलब इसी तरह से इसी के ऊपर एक, है ना। तो वो कब होता है कोइंसिडेंट प्लेन, a1 बाई a2 जब b1 बाई b2 के बराबर हो जाएगा और c1 बाई c2 के बराबर, और ये किसके इक्वल हो जाए, d1 बाई d2 के इक्वल। तो इस टाइम में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग को जरूरत है, प्लेन्स कब पैरेलल होता है, प्लेन कब पैरेलल होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल ले लेता हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, फिर बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखोगे जो आईआईटी मेंस वगैरह में आता है, और कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको यहां पर मैं डिस्कस कर ले रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप देखो। ठीक है बच्चों, अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूं, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 1, 2x प्लस 4y माइनस 6z इक्वल टू 3, 3x प्लस 6y माइनस 9z इक्वल टू 4। इसको डिस्कस करना है, फाइंड नेचर, इसका नेचर कैसा होगा, मतलब सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो बच्चों आप सीखो। सबसे पहले मैं क्या बोला, डेल्टा निकालना पड़ेगा। डेल्टा कैसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। फर्स्ट इक्वेशन से एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट ये है, फर्स्ट रो में लिखा। सेकंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट ये है, और थर्ड में ये चीज है। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक चीज देखो, अगर प्रॉपर्टीज आता है आपको तो यहां से 2 कॉमन निकालोगे, अगर सेकंड कॉलम से 2 कॉमन निकाल लो तो 1 2 3, ये 1 2 3 -3 -6 -9। आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो गया, इसका मतलब आंसर इसका 0 हो गया, डेल्टा 0 आ गया। इसी तरह से बच्चों डेल्टा एक्स कैसे निकालते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट से, 1 3 4 1 3 4 2 4 6 -3 -6 -9। आप एक चीज देखो बच्चों, ये दोनों कॉलम ये प्रोपोर्शनल है। अगर यहां से 2 कॉमन निकाल लो और यहां से -3 कॉमन निकालो, चलो मैं दिखा देता हूं। अगर मैं सेकंड कॉलम से 2 कॉमन निकाल लिया और थर्ड कॉलम से -3 कॉमन निकाल लिया, चलो -3 कॉमन निकाल लिया, तो ये 1 3 4, यहां देखो क्या बन जाएगा, 1 2 3, 2 कॉमन निकाला है, यहां से 3 कॉमन निकाला है माइनस का, तो 1 3 2 जा 6 3 3 जा 9। ये दोनों आइडेंटिकल हो गया, इसका वैल्यू क्या आया, 0। देखो डेल्टा एक्स भी 0 आया। अब डेल्टा वाई, डेल्टा वाई के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इससे, तो 1 2 3, सेकंड कॉलम में 1 3 4 आ जाएगा, और थर्ड कॉलम में -3 -6 -9। अभी आप लोग ने देखा है कि यहां से -3 कॉमन निकाला तो 1 2 3 ही बन गया। इसका मतलब ये और ये प्रोपोर्शनल है, और ये प्रोपोर्शनल है, तो डेल्टा वाई का भी वैल्यू क्या हो गया, 0। मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब देखो बच्चों डेल्टा जेड निकालना है। डेल्टा जेड में किसको रिप्लेस करेंगे, थर्ड कॉलम को, किससे, कांस्टेंट से। तो फर्स्ट कॉलम 1 2 3, सेकंड कॉलम 2 4 6, और थर्ड कॉलम में आ गया 1 3 4। अगेन आप देखो ये चीज अगर आइडेंटिकल आ जा रहा था ना, अभी 2 कॉमन निकाला तो ये भी क्या आ गया, 0। तो ये सिचुएशन कैसा हो गया बच्चों कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सभी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अब 0 के बराबर आ गया तो इस केस में आपको पता है दो कंडीशन हो सकता है, क्या क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन अभी बताया था कि इंपॉर्टेंट है, और नो सॉल्यूशन। अब आपको पता करना है कि आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो हम लोग चेक करते हैं कि प्लेन पैरेलल तो नहीं है कोई। तो देखो बच्चों पैरेलल का कंडीशन क्या बताया था, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 इज नॉट इक्वल टू d1 बाई d2। एक काम करते हैं, a1 बाई a2 1 बाई 2
b1/b2 2/4 2/4, c1/c2 -3/-6 और d1/d2 1/3। आप इधर देखो 1/2, इसको भी सॉल्व करने पर 1/2, इसको भी सॉल्व करने पर 1/2 आ रहा है और ये 1/3 के इक्वल नहीं है। क्या पता चला कि ये दोनों प्लेन पैरेलल है, और अगर दोनों प्लेन पैरेलल है तो आंसर हमारा क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो सिस्टम कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा बच्चों। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। आने जानती हो, इसमें तीनों प्लेन पैरेलल है, आप देख सकते हो 2/3, यहां भी 2/3, इसको भी सॉल्व करोगे 2/3 आएगा। तीनों प्लेन पैरेलल है, ये भी पैरेलल है 1/3, 2/6 मतलब 1/3, -3/-9 1/3। मतलब यहां जानते हो, अगर डायग्राम में बनाऊं, देखो क्वेश्चन देखना जरूरी है क्योंकि मैं आपको ज्योमेट्रिकली समझाऊंगा। जैसे प्लेन 1 हो गया, इसी के पैरेलल प्लेन 2 है, इसी के पैरेलल प्लेन 3 है, तो ये तीनों प्लेन एक दूसरे पे कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो इसीलिए ये नो सॉल्यूशन आया। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं था, हम डायरेक्ट पैरेलल पहले चेक कर लेते। अगर दिख रहा है कोफिशिएंट की रेशियो जो है वो इक्वल आ रहा है तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे नो सॉल्यूशन इस टाइप के क्वेश्चन में। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप जरूर देखो, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते जाएगा जितना एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे और आप देखोगे। ठीक है, तो बच्चों जो नए नए देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें। ठीक है, वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो आप लोग। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में लेकर के आते हैं इसके एग्जाम्पल्स को, कुछ क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। थैंक यू।